नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप? होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। Am I audible? क्या मैं आप सभी को सही से सुनाई दिखाई पड़ रहा हूं? वेरी गुड मॉर्निंग। और लेट होने के लिए भैया माफी, थोड़ा सा ज्यादा इंतजार करा दिया आप लोगों को, लेकिन प्लीज थोड़ा मैनेज कर लीजिए। हाँ जी, तो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आज के सेशन में हमारा जो मेजर मोटिवेशन है वो क्या है कि हम लोग पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, है ना। और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इंडियन पॉलिटी का वो हिस्सा है, मतलब एक प्रकार से समझ के चलिए कि अगर हम उनको पढ़ लेते हैं तो हमें लगता है कि आने वाले समय में जब भी पेपर के समय हम लोगों को कुछ पढ़ के जाने की जरूरत होगी तो हम जल्दी से बस उन्हें देखेंगे और परीक्षा में चले जाएंगे, है ना। तो इसी मोटिवेशन के साथ में आज के सेशन को हम शुरू करते हैं। कुछ बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, राहुल बोल रहे हैं, बिल्कुल थोड़ी साउंड आएगा, और साउंड अगर आएगा तो उसको आज के लिए आपको मैनेज करना पड़ेगा। उसकी मैं व्यवस्था नहीं कर सकता क्योंकि मैं कहीं बाहर हूं जहां से मैं आपकी क्लास ले रहा हूं, ठीक है। आर्यन, कौशल से बोलो वो माइक बंद करवा देंगे सर का, है ना। सर का माइक बंद करवा दो। हाँ जी, तो अरे यार ये मैंने क्या डाल दिया आप लोगों के लिए। एक मिनट। मैंने आपको पेड कंटेंट की फाइल जो है वो अपलोड कर दी जल्दबाजी में, आपकी वाली फाइल रह गई। प्लस वाला कंटेंट अपलोड कर दिया जल्दबाजी में, वेट करिए। भुवनेश्वर कब आ रहे हैं यार? कोशिश तो कर रहे हैं थोड़ा जल्दी आने की। हाँ जी, जब तक नहीं आता तब तक एडवर्टाइज कर लेते हैं, है ना। हाँ, एडवर्टाइज ये है कि आप लोगों को पता होना चाहिए बस केवल इतना कि मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका यूज करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं, है ना। बस इतना ही विज्ञापन काफी है, ठीक है। और आप सभी ने मेरे साथ बैठ करके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, पार्ट्स ये सब पढ़ लिए हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट्स एंड शेड्यूल पढ़ लिए हैं। उम्मीद है आप सबको याद होगा। एक बार जल्दी से उनको रिवाइज करवा दीजिए ताकि मुझे भी याद आ जाए, क्योंकि मुझे तो याद रहते नहीं है, आप ही लोगों को याद रखने होते हैं और मुझे याद हो जाएंगे आप अगर आपको याद है तो। बताइए फर्स्ट शेड्यूल जो है वो क्या पढ़ाता है? फर्स्ट शेड्यूल में किसके बारे में चर्चा की गई है? यूनियन और लिस्ट के बारे में, बहुत बढ़िया। सेकंड शेड्यूल के अंदर किसके बारे में बात की गई है? प्रेसिडेंट, राज्यपाल, है ना। और इन सब के बारे में क्या चीज? वेतन भत्ते, अच्छा। और उसके बाद थर्ड शेड्यूल में फटाफट करिए थोड़ा सा। थर्ड शेड्यूल के अंदर ओथ एंड अफर्मेशन। फोर्थ शेड्यूल के अंदर यस, जो राज्यसभा के अंदर सीट है वहां पे राज्य के हिसाब से कितनी चीजें नॉमिनेट की जाएंगी। फिफ्थ शेड्यूल के अंदर शेड्यूल ट्राइब, है ना, उनके लिए जानकारी दी हुई है। अच्छा, सिक्स्थ शेड्यूल के अंदर ATMM, वेरी गुड। सेवंथ शेड्यूल के अंदर
7th शेड्यूल के अंदर लिस्ट वाइज सब्जेक्ट दिए हुए हैं। कौन सी लिस्ट दी हुई है उसमें? वेरी गुड, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, है ना। अवशिष्ट शक्तियां उसके अंदर नहीं दी गई हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके अलावा बताइए, 3 तरह की लिस्ट उसके अंदर हो गई। बहुत बढ़िया। इसके बाद में 8th शेड्यूल के अंदर 8th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ। बहुत बढ़िया। 9th शेड्यूल 8th शेड्यूल के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है ना। कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है? 22। बहुत बढ़िया। 9th शेड्यूल के अंदर लैंड रिफॉर्म से संबंधित, यानी कोई भी कानून अगर आपने बनाया तो वो कोई भी कानून आप लोग जो है वो मतलब कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। जुडिशियल रिव्यू से परे कर दिया उसे, जिसमें एक तरह से समझिए लैंड रिफॉर्म के लिए बनाया गया था, ऐसे समझिए। 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था? कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था? बहुत बढ़िया, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985। बहुत बढ़िया। इसके बाद में 11th शेड्यूल पंचायतों के बारे में, है ना, उनके अधिकार वगैरह के बारे में था। बहुत बढ़िया। 12th शेड्यूल, बहुत बढ़िया यार, बहुत सही याद कर रखा है आपने तो, और क्या याद करना है, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए एक बार पार्ट भी रिवाइज कर लेते हैं, देखते हैं कितना याद है आप लोगों को, थोड़ा सा देख लें एक बार। हाँ जी, फटाफट चलते चलिए। पार्ट 1। और जो लोग कहेंगे कि सर हमारी थोड़ी टाइपिंग स्लो है, हम नहीं कर सकते, उनसे मेरा निवेदन है कि आप टाइपिंग में परेशान ना हो, केवल पेन पेपर पे लिखते देखते चलें, पेपर पर लिख के देखते जा रहे हैं, है ना। तो आप उसमें देख लें कि अगर आपको पेपर पे अगर याद आ रहा है तो पर्याप्त है वो। बस मैं तो ये पूछ लूंगा कि आपको रिवाइज होने पे याद आया कि नहीं आया, है ना बेटा। अच्छा बताइए, फर्स्ट पार्ट यूटी, सेकंड पार्ट सिटीजनशिप, बहुत बढ़िया। थर्ड FR, शाबाश। बस चल रही है, बस में दिए गए कुछ वादे और भी थे, दैट इज DPSP। कुछ याद आ गया? बहुत बढ़िया। पार्ट 5 या पार्ट 4A? पार्ट 4A, वेरी गुड, फंडामेंटल ड्यूटीज। पार्ट 5 यूनियन, शाबाश। अब हमने प्रेसिडेंट बना लिया है। उसके बाद पार्ट 6 में स्टेट बना लिया, शाबाश। पार्ट 7 को हमने हटा दिया है, वेरी गुड। पार्ट 8 में हमने यूनियन टेरिटरी ले ली है, शाबाश। पार्ट 9 में पंचायतों के बारे में बात कर ली है, वेरी गुड। पार्ट 10 म्युनिसिपैलिटीज के बारे में बात कर ली है, वेरी गुड। पार्ट 11 बहुत बढ़िया, कॉपरेटिव्स आ गए, वेरी गुड, कॉपरेटिव्स, बहुत बढ़िया। तो आप लोगों ने यहां पर एक चीज नोटिस करी, आप लोग चीजों को रिलेट करके याद रख पा रहे हैं, ध्यान आ रहा है। पार्ट 9 है, पार्ट 9A है, पार्ट 9B है, यानी आपको सीक्वेंस में चीजें याद आ रही है, समझ रहे हैं आप। शेड्यूल एरिया, शेड्यूल ट्राइब, ट्रेड, कॉमर्स, फाइनेंस, ये आपको सीक्वेंस में ऑटोमेटिक याद आई। आपको पता है, आपको नंबर से चीजें याद नहीं है, आपको याद है वो स्टोरी जो मैंने आपको सुनाई थी। कुछ ध्यान आ रहा है आपको? वो बस की कहानी याद आ रही है, आपको याद आ रहा है कि यार अब तो व्यवस्था म्युनिसिपैलिटी की हो गई, कोऑपरेटिव की हो गई, फिर शेड्यूल ट्राइब्स की भी बातें करेंगे सर, फिर आपस में ट्रेड एंड कॉमर्स की, मतलब पैसों की बातचीत होगी, फिर कॉमर्स की बातचीत होगी, है, फिर साहब इनके बीच में चुनाव होंगे, फिर नौकर चाहिएंगे, है ना, सर्विसेज की बातें होंगी, फिर वो चाहिए होंगे। ये जो चीजें है ना, ये चीजें आपको बस एक बार के लिए रिवाइज करने पर आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाती है। यही मैंने आपसे कहा था
पढ़ाते समय कि मैंने जो स्टोरी सुनाई थी ना आपको, वो इसीलिए सुनाई थी, आप लोगों ने अब वो रिलेट कर ली। देखो पार्ट 9 आपने रिलेट कर लिया, म्युनिसिपैलिटी कर ली, कोऑपरेटिव कर लिया, ये एक ही बार में चीजें रिलेट करने में आपको समझ में आ गई हैं, ठीक है ना। इसी के साथ साथ पार्ट 10 आपको समझ में आ गया, शेड्यूल एरिया एंड ट्राइब। होल्ड करना बेटा 1 मिनट। ठीक है ना। तो यहां पर आप इधर देखिए, फिर आपने कोऑपरेटिव देख लिया, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया देख लिया। पार्ट 11 में आपने रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट देख लिया, क्योंकि हमने कहा था रिश्ते की बातें होंगी, पैसे की बातें होंगी, ट्रेड एंड कॉमर्स की बातें होंगी, आपको नौकर चाहिए होंगे, नौकर आपस में लड़ेंगे तो ट्रिब्यूनल्स चाहिए होंगे, ध्यान आ रहा है। फिर इसके बाद में आप अपना चुनाव करवाएंगे, फिर चुनाव करवाने के बाद में फिर मैंने कहा आपसे कि अब ज्यादा जरूरी बातें केवल 2-4 ही याद रखने की हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज, इमरजेंसी, बस पंचर हो गई तो क्या करोगे, और उसके बाद में जो बना दिए उसमें कुछ सुधार करना पड़ गया तो क्या करोगे, यानी अमेंडमेंट क्या करोगे, बस खत्म, ठीक है ना। भले ही आपने समय दिया हो, लेकिन आप लोगों को अब ये बहुत जबरदस्त तरीके से चीजें याद हो गई हैं, मैं इसको लेके आश्वस्त हूं। उम्मीद है आप लोग भी आश्वस्त होंगे कि आपने कुछ नया सीखा है, आपको कुछ याद हुआ है कि नहीं। तो कुल 25 आर्टिकल हमने याद कर लिए, शेड्यूल हमने याद कर लिए, ठीक है बेटा। चलिए अब हम लोग जो है वो एक बार के लिए, अब देखिए कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे हमारी क्लास में जिनको ऐसा लग रहा होगा, अरे सर हमारे तो याद नहीं हुआ। तो बेटा याद इसलिए नहीं हुआ ना क्योंकि आपने अपने इस ऊपरी पाले पर जोर देने की कोशिश नहीं करी, है ना। अगर आप थोड़ा सा भी जोर दिए होते यहाँ पर करने के लिए तो निश्चित ही आपको याद हो जाता, पर आपने थोड़ा सा अपने आप को खाली रखा, और ऊपरी पाला जिसका खाली है उसके तो हालत वैसे ही खराब होनी है ना। लेकिन आप थोड़ा सा भी प्रेशराइज करेंगे खुद को तो आप मेरे साथ साथ याद कर पाएंगे, ठीक है। आ जाओ बेटा चलते हैं। तो आर्टिकल 1, अब मैं आपको कुल मिलाकर के 80 आर्टिकल हैं जो याद कराऊंगा, और आप देखना आप इनका अभ्यास ऐसे करोगे उंगलियों पर लिख करके, ये वादा है, ठीक है। सारा कंटेंट डाउनलोड कर सकते हो, 1% भी टेंशन की जरूरत नहीं है, एक बार के लिए हम रिवाइज करते हैं, ठीक है बेटा। आर्टिकल नंबर 1, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, दैट इज आर्टिकल नंबर 1, ठीक है। तो हम लोगों को ये चीज यहां पर याद रखनी है, ठीक है। नंबर 3 में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज एंड बाउंड्रीज और नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट। अब कैसे याद रखना है मैं आपको बताता हूं। पहली चीज तो आपको ये याद रखना पड़ रहा है कि आर्टिकल 1 क्या है। दूसरा दूसरा आर्टिकल 3 के बारे में आपको याद क्यों रखना है, मैं इसके पीछे कारण बता देता हूं आपको। देखिए इन दिनों पश्चिम बंगाल चाहता है, वेस्ट बंगाल चाहता है कि उसका नाम बदल करके बांग्ला रख दिया जाए। क्या रख दिया जाए, बांग्ला। वेस्ट बंगाल ने इसके लिए सिफारिश भी की हुई है केंद्र सरकार से कि नाम बदल दो। तो क्या नाम बदला जा सकता है, इसके बारे में जो आपको जानकारी प्राप्त होनी चाहिए वो कहां से होनी चाहिए, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन। मैम सबसे बोल दो एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस रख ले, है ना, ठीक है। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या निकल के आई कि वेस्ट बंगाल का जो नाम है वो क्या रखना है, वो रखना है बांग्ला रखना है। इसके लिए क्या हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज और नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट, तो वो इस आर्टिकल के माध्यम से किया जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई। ये वाला आर्टिकल आपको इसलिए याद रखना है कि कौन सा आर्टिकल है जो इस चीज के लिए हमें जिम्मेदारी देता है, तो वो ये वाला है। अब ये जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की सूची शुरू होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की सूची शुरू होती है वो यहां से शुरू होती है, ठीक है ना। इस तरफ आप देखिए आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, आर्टिकल 16, ठीक है। इधर देखिए 17, 19, 21। आप कहेंगे सर गिनती भूल गए हैं लगता है आप बीच में से, यहां से 4, 5, 6, 7 ये सब उड़ा दिए। इसलिए उड़ा दिए क्योंकि पेपर में उनसे सवाल पूछे ही नहीं गए हैं, जो पूछे गए सवाल है मैंने इसलिए कहा। कुल आर्टिकल्स की संख्या तो लगभग 450 हो चुकी है, लेकिन आपको याद मैं केवल 80 करा रहा हूं, यानी ये वो 80 हैं जिनमें से 95% ऑफ द टाइम आपसे सवाल पूछे जाते हैं।
ठीक है। एक विद्यार्थी ने बहुत ही प्यारा सवाल पूछा, नाम है उसका प्रिया, और एक का नाम है अर्चना। उसने पूछा क्यों 450 की जगह 80 ही क्यों करा रहे हो? बेटा डेमोक्रेसी है, तुम्हें 450 करने हैं तो तुम 450 कर लेना, है ना। मतलब ये तो मैं करा रहा हूं, ठीक है ना। तो मेरे द्वारा जो कराए जा रहे हैं वो तो ये है। अब तुम्हें जितना करना है करिए ना बेटा, मैं थोड़ी रोक रहा हूं। तुम 100% करके जाना, ठीक है। और इसलिए करके जाना क्योंकि तुम कर सकती हो, पर मैं जितना करा सकता हूं वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। आइए, तो साथियों हमने बताया आर्टिकल 13। अब ये क्यों याद करना है? लॉ इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट, ये आर्टिकल 13 में बात की गई है। तो इसमें मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं, इसमें क्या कहा गया है। सब याद हो जाएगा आपको, एकदम चिंता नहीं करनी है। इसको थोड़ा सा सुन लीजिए। देखो बेटा, क्या है कि हमारे जितने भी आर्टिकल्स हैं, उन आर्टिकल्स में, या फिर ये समझिए कि हमारी जो सरकारें हैं वो जितने भी कानून बनाती हैं, वो कानून यदि मूल अधिकार को कम करते हैं, तो हुआ ये कि हमने लॉ इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन विद फंडामेंटल राइट की जब हमने बात करी, तो क्या है कि भाई अगर मान लीजिए एक बार के लिए हम इस बात को माने, क्या माने कि भाई अगर मान लीजिए कि हमारी संसदों ने कोई कानून बना दिया, और कोई कानून बना दिया और सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि वो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहा है। एक बार के लिए सुप्रीम कोर्ट को ये फीलिंग आ गई कि साहब, मतलब ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, ये तो आपने कानून बना तो दिए लेकिन ये फंडामेंटल राइट के हिसाब से सही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वो वाले जो आर्टिकल्स हैं वो कहां डालने पड़ गए? मतलब वो जो आर्टिकल है जिसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को ये पावर मिलती है, वो सुप्रीम कोर्ट को जो पावर मिलती है वो आर्टिकल नंबर 13 से ही मिलती है। आ गई बात समझ में? इतनी बात क्लियर हो गई? यानी एक तरह से समझिए तो जो जुडिशियल रिव्यू का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को, वो कहां से मिला? तो वो आर्टिकल नंबर 13 से ही मिला। क्लियर है? तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। आर्टिकल नंबर 14, ये एक प्रकार से समझिए कि देश में आज जितने भी प्रकार के कानून बन रहे हैं, देश के अंदर जितने भी प्रकार के वर्ग हैं जो हैं, वो सारी चीजें जो है वो आर्टिकल 14 के तहत ही बनाए जा रहे हैं। यानी हम कहते हैं ना हमारे देश में कानून का शासन है। अब एक विद्यार्थी ने पूछा, सर फिर आर्टिकल नंबर 32 किसके बारे में बात करता है? जब यही सारी बातें ये कर लेता है तो फिर 13 नंबर की बातें आपने कही, 32 क्या बात करता है? 32 के अंदर कुछ आपको मूल अधिकार दिए गए हैं जो पूरे भाग 3 में दिए गए हैं। फंडामेंटल राइट का जो पार्ट है ना, भारत के संविधान का पार्ट 3, उसमें जो आपको सुविधाएं दी गई हैं, उन फंडामेंटल राइट्स में अगर कोई भी उल्लंघन होता है तो उसके लिए आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। दोबारा समझिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये जानकारी। पार्ट 3 के अंदर जो भी आपको आर्टिकल मिला है, मान लो कि आपको लगता है कि आर्टिकल 13 भी सही से अप्लाई नहीं हो पा रहा, तो आप 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट शिकायत करने जा सकते हो कि सर जी सुनवाई नहीं हो रही हमारी। ठीक है। पार्ट 13 जो है वो सुप्रीम कोर्ट को खुद से ये पावर देके बिठाया हुआ है कि अगर अगर आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट महोदय, हाँ, अगर आपको लगता है कि इन नेताओं ने जो कानून बनाए, ये कानून बिल्कुल वैसे नहीं है जैसे कि संविधान में लिखे गए हैं, तो आप अपने लेवल पर ही उनके बारे में चर्चा करें। एक तरह से समझो, पार्ट 13 तो सुप्रीम कोर्ट को खुद से ही पावर दे देता है कि वो खुद से कोई एक्शन ले। भाई एक बात बताओ, आपको कोई परेशानी हो रही है और मुझे आपकी बिना शिकायत करे ही समझ में आ रही है। आपने अभी कहा सर पीछे से बहुत सारी नॉइस आ रही थी, तो आपकी उस नॉइस का इलाज करने के लिए मैंने आसपास जितना भी पॉसिबल था आवाज कम कराने का प्रयास किया। दिस इज आर्टिकल 13, कि मैंने खुद से ही डिसाइड कर लिया कि बच्चों को कुछ दिक्कतें हो रही होंगी, ये मैंने खुद से डिसाइड कर लिया और मैंने अपने लेवल पे समाधान कर दिया। एक है दूसरा ऑप्शन, दैट इज आर्टिकल 32। अब आर्टिकल 32 है कि आपको परेशानी आ रही है तो आप लिख के भेज रहे हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो वो कंप्लेंट है। तो 32 इज ए कंप्लेंट और 13 इज ए सुनोमोटो। अपने आप से सोच लिया हमने कि हाँ भाई कोई इशू होगा तो देखते हैं क्या दिक्कत है।
ठीक है, आगे बढ़े, इसलिए आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में आर्टिकल 16 इक्वालिटी। अच्छा, ये वो आर्टिकल है, हालांकि आर्टिकल 15 और 15 भी इसी प्रकार का एक आर्टिकल है जिसमें कि कॉलेज के अंदर जो एडमिशन होता है उसमें रिजर्वेशन की बात कही गई है, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये आर्टिकल 16 का हिस्सा है, ठीक है। आर्टिकल 16 जो आज हमको रिजर्वेशन की बातें हम लोग करते हैं, वो आर्टिकल 16 का पार्ट 5 में दिया गया है कि सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन होना चाहिए, ठीक है। और जो आर्टिकल 16 का जो 6 है उसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है, उस ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो भी मतलब सहूलियतें देने की बात की गई हैं, वो इस आर्टिकल 16 के भाग 6 में कही गई है, ठीक है। आर्टिकल 15 में सरकारी कॉलेज में इक्वालिटी की बात की गई है, मतलब कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे तो आपको रिजर्वेशन, जो रिजर्वेशन शब्द है ना, ध्यान से सुनिए, जो रिजर्वेशन शब्द है वो 15 और 16 में डिराइव हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल जिसके माध्यम से देश के अंदर छुआछूत का अंत हुआ, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है, दैट इज आर्टिकल नंबर 17। ये वो आर्टिकल है, ये थोड़ा सा मैंने यहां नंबरिंग डाल दी थी, कई जगह डाली, कई जगह जल्दबाजी में नहीं डाली, कोई बात नहीं। आर्टिकल 19 वो वाला आर्टिकल है। हाँ भाई नीरज, थैंक यू सो मच, मेरी तरह बनना है, थोड़ा रुको, बनाते हैं तुम्हें, थोड़ी देर रुक जाओ, पढ़ लो बेटा, बार बार मैसेज मत करो, बनाते हैं तुम्हें, अभी इंतजार करो थोड़ा, बस मट्टी वट्टी ले आओ, हम बनाते हैं बढ़िया से, है ना, अब पढ़ लो एक बार। ये वो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 19, जिसमें कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी समझिए कि पत्रकार जो हैं, जो पत्रकार हैं उनके लिए ये रामबाण है, मतलब यदि ये ना हो तो पत्रकारिता ना हो। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं भाई? अगर पत्रकारिता बचानी है तो आर्टिकल 19 बचाना है, क्योंकि पत्रकार जो भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर, ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर जो भी अपने अखबारों में लाइन लिख रहे हैं या फिर जो चर्चाएं इधर उधर कर रहे हैं, वो सब इसी से डिराइव हुई है। आज सुबह की क्लास में भी जब मैंने आप लोगों को विकीलीक्स वाला मामला बताया था तो इसी के अंदर बताया था। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। आर्टिकल 21, आपको लगता है कि सर मैं रात को सोऊं तो मुझे बहुत ज्यादा नॉइस नहीं आनी चाहिए, पढ़ रहा हूं तो मुझे आवाज नहीं आनी चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार से सर मैं ना रात को सोऊं तो मुझे डिस्टर्बेंस नहीं आना चाहिए। अच्छा, दूसरा, मैं कहीं जाता हूं तो इससे आपको क्या लेना देना, मेरी अपनी प्राइवेसी है। ये जितनी भी चीजें हैं, राइट टू प्राइवेसी हुआ, है ना, राइट टू स्लीप हुआ, राइट टू वॉक हुआ, राइट टू फ्रेश एयर हुआ, ये जितने भी प्रकार के राइट है जिससे आप लोग ये कहते हैं कि मैं जिंदा हूं, मैं इंसान हूं, तो ये कहां से डिराइव होता है? फ्रॉम द आर्टिकल नंबर 21, यानी 21 नंबर लाइफ जो आर्टिकल जो है, इट इज अ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी आप क्या हैं, ये जो है, ये सौभाग्य ने एकदम सही कहा, बिल्कुल, राइट टू डाई भी सौभाग्य अब इसमें आ गया है मेरे भाई, क्योंकि यूथेनेशिया को जब 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही एक वीडियो किया है, आप देख लीजिएगा कि अब 1 मिनट में भी मर सकेंगे लोग, है ना, उस पर एक वीडियो किया है, यूट्यूब पर देख लीजिएगा, उसमें मैंने यूथेनेशिया बताया है, इच्छा मृत्यु बताई है, और उस इच्छा मृत्यु वाले केस में पैसिव यूथेनेशिया को मैंने बताया है, और पैसिव यूथेनेशिया जो है वो इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर रखा है, डॉक्टर डेथ ने जो मशीन बनाई है ना, वो वाला। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? हाँ, राइट टू फॉरगटन भी आया था अभी, वो भी लाइफ राइट टू इसके अंतर्गत ही आया था, राइट टू फॉरगटन भी, कि मुझे भुला दिया जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, आर्टिकल 21 यहां तक हो गया, आगे चलते हैं। तो आपको आर्टिकल 21 जीने का अधिकार देता है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके बाद में, हाँ भाई, एक बार के लिए मैं पोल करा के फिर से पूछ लेता हूं, क्या मैं आप सभी को सही से सुनाई और दिखाई पड़ रहा हूं? 1 मिनट के लिए रुकिए, क्योंकि कुछ बालक जो हैं, अब एक बालक ने तो मुझे कमेंट में लिखा है, प्लीज डोंट डिस्क्रिमिनेट। भाई क्या डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं? वो काफी देर से कह रहा है, सर सुन लो मेरी बात, सर सुन लो मेरी बात, हमें समझ में नहीं आ रहा है वो सुनाना क्या चाह रहा है।
हद है। मतलब आर्टिकल पढ़ते पढ़ते बच्चे जो है वो डिस्क्रिमिनेशन के बारे में भी चर्चा करने लग जाते हैं। ये पॉलिटी का जो है नकारात्मक असर है। हाँ जी, उसे लगता है कि अब उसे भी मूल अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए, उसे भी अब फंडामेंटल राइट का उपयोग करना चाहिए, है ना। गुड है, अच्छा जा रहे हैं। आगे चलते हैं साहब। आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A बाद में ऐड किया गया आर्टिकल है। एक विद्यार्थी कह रहे हैं सर प्लीज एक्सप्लेन। अच्छा वही है नागेंद्र जो बार बार लिख रहा है प्लीज एक्सप्लेन। बालक एक्सप्लेन इससे ज्यादा नहीं कर सकता, इससे ज्यादा करते ही है ना 60,000 रुपए की कम से कम फीस लगती है। ये लिमिटेड है, मतलब लिमिटेड ऑफर है। ट्रेलर देख रहे हो आप मूवी का, मूवी देखने के लिए फुल फीस लगती है दोस्त, है ना। तो वो आपको थोड़ा सा जो है उसके बारे में विचार करना पड़ेगा। हाँ जी, तो अब मुद्दा क्या बना, आप यहां पर देख लीजिए कि ये वाला जो आपने पार्ट देखा, ये जो आर्टिकल 21A है, तो हमने क्या कहा ना आप लोगों को कि असल में क्या है कि मैं आपको बता दूं कि मैं अपने उसमें आज खुद की कोचिंग कोचिंग में आके बैठा हुआ हूँ, तो सारी जितनी भी चीजें हैं उनको नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज एक नया बैच की शुरुआत थी, तो उस दौरान आके बैठना पड़ा। अदरवाइज तो मैं अपने ऑफिस में रहता हूँ जहाँ से आपकी क्लासेस हो रही होती हैं, लेकिन दोनों को मैनेज करने की कोशिश की है। थोड़ी सी बाधाएं आपको आ रही होंगी, उसके लिए मैं खुद भी परेशान हो सकता हूँ, और आपसे इस चीज के लिए माफी भी मांगता हूँ कि आपको मेरी वजह से असुविधा हुई है, उसके लिए खेद है मुझे। ठीक है, हाँ जी, हाँ तभी शर्ट पहना हुआ, आपको जुगाड़ दिख रहा होगा ना। हाँ वेरी गुड। चलिए तो आगे बढ़ते हैं साथियों। 21A के बारे में हम बात करते हैं, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। अब इसमें क्या है साथियों, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार जो है वो 21A के अंतर्गत बात की गई है ना। ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यस 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, बहुत बढ़िया। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बहुत बढ़िया, शाबाश। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 6 से 14, क्लियर हो गया, डन। आगे बढ़िए, इसके बाद चलते हैं साथियों आर्टिकल 25। अब देखिए आपको मूल अधिकार के अंदर ये चीजें याद करनी है ना। हाँ जी, बिल्कुल ललित, बिल्कुल सही। आगे चलिए सर, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे हैं, और उसमें क्या मतलब अगला आर्टिकल है, दैट इज आर्टिकल नंबर 25, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन। यानी कि ये वो है जिसके आधार पर, एक ये वो चीज है जिसके आधार पर आपको कौन से भगवान को मानना है, कौन सी प्रैक्टिसेस करनी है, क्या नहीं करना है, ये सब जो है ना ये इसी के तहत आता है। कुछ विद्यार्थी हमारी क्लास में एकदम नए हैं, और नए हैं तो वो क्या समझते क्या है कि ये क्लास नहीं है, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, और उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो दमादम मैसेज डाले जा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि सोशल मीडिया पर जैसे मैसेज डालते हैं और चैट जैसे होती है वैसे जवाब मिल जाएगा। वो भूल रहे हैं कि ये एक क्लास है, और इस क्लास में बीच में जो है ना आपसे केवल सवाल पढ़ाई से संबंधित जो हम पढ़ा रहे हैं इसमें से कोई संबंधित है तो ही लिया जाएगा, बाकी जो आप पूछ रहे हैं वो सब क्लास के अंत में ले लिया जाएगा। थोड़ा सा इंतजार करें, है ना। आइए आगे चलते हैं। पार्ट 25 मतलब आर्टिकल नंबर 25 हमने बता दिया। इसके बाद आर्टिकल नंबर 30, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। मतलब जैसे आपने बहुत सारा जगह देखा होगा, आपके शहर में भी हो सकता है कोई क्या बोलते हैं ना इंग्लिश स्कूल होगा जो कि मिशनरीज के द्वारा चलाया जा रहा होगा, है ना। आपने देखा होगा कि आपके यहाँ पर भी कोई ना कोई ऐसा स्कूल होगा जो मिशनरी स्कूल होगा, इंग्लिश स्कूल होगा, जिसको क्रिश्चियंस के द्वारा चलाया जा रहा होगा। कई मदरसे चल रहे होंगे, है ना। कई ये सब जो है ये इसी आर्टिकल के तहत दिया गया है। यानी हमारे यहाँ पर रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाने की जो परमिशन है ना वो इसी के तहत दी गई है।
क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 31C, सेविंग ऑफ लॉज गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन प्रिंसिपल्स। असल में क्या है ना साथियों, मैं आप लोगों को इसके बाद में एक बहुत शानदार टाइटल पढ़ाऊंगा, और वो क्या है? वो टाइटल है दो चीजों के बीच की लड़ाई का। एक लड़ाई है फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी। इन दोनों के बीच में ना गजब लड़ाई होती है। मतलब ये बहुत ही शानदार वाली लड़ाई है। लड़ाई से मतलब यूं है कि फंडामेंटल राइट तो लगता है सुप्रीम कोर्ट वालों को कि उनके पास दी गई सबसे शानदार ताकत है, और डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्व जो है वो लगता है नेताओं को कि वो उनके पास दी गई सबसे बड़ी पावर है। इन दोनों की लड़ाई बहुत शानदार होती है। मतलब कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी आपस में लड़ रहे हो तो कौन जीतेगा, ये जो है ना अपने आप में देखने लायक एक बहुत ही शानदार विषय है। किसी दिन इस लड़ाई का लाइव प्रसारण किया जाएगा, आपको आमंत्रण भेज दिया जाएगा। उस लड़ाई में ना ये वाला जो आर्टिकल है इसका जिक्र होता है। डीपीएसपी बोले तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स टू दी स्टेट पॉलिसी, नीति निदेशक तत्व जिन्हें कहते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद में आर्टिकल नंबर 32, इसमें क्या कहा गया है? रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। ये रिट वाली बात है। मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी भी विद्यार्थी को ये रिट की कहानी ना पता हो। ठीक है, तो एक प्रकार से आप लोगों ने ये जो फंडामेंटल राइट में भी जो इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है वो याद कर लिए। मैं एक बार देख लेता हूं आपको कितने याद हुए अभी तक। हाँ भाई, फंडामेंटल राइट में आपको मैंने आज जो पढ़ाए हैं उसमें 13 पढ़ाया, 14 पढ़ाया, 16 पढ़ाया, 17 पढ़ाया, 19, 21, 21A, 25, 30, 31C, 32। हाँ भाई, यही पढ़ा है हम लोगों ने। क्लियर हो गया? आइए 13 हो गया जुडिशियल रिव्यू। नंबर 1 14 लॉ इक्वालिटी, रूल ऑफ लॉ। 16 रिजर्वेशन, किसमें? एम्प्लॉयमेंट में। 17 अनटचेबिलिटी। 19 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। 21 राइट टू लाइफ। 21A RTE। 25 फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये सब इसी के अंदर आता है। यानी कि आप जिस भी धर्म को माने, जिस भी प्रथा को माने, वो सब इसी के अंदर। फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आर्टिकल 25। आर्टिकल 30, आपने मिशनरी स्कूल देखी होंगी, यानी रिलीजियस जो आपने मतलब जो माइनॉरिटीज हैं उनकी जो स्कूल्स हैं वो आपने इसी में देखी हैं। 31C, कुछ बचा के रखना है डीपीएसपी के लिए। 32 रेट्स। बताएं, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलिए, यहां तक समझ में आ गया सभी को? आगे चलते हैं। 32 तक आर्टिकल हो गया सभी का। आगे चलते हैं, अब इनको याद करते हैं। अब यहां पे आ गए 35 के बाद के आर्टिकल्स, है ना? इसमें साथियों 38, 40 ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहने वाले आर्टिकल हैं। मतलब आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते, ये वो आर्टिकल्स हैं। ठीक है भाई, अब जैसे एक व्यक्ति है, उसने कहा सर मार्शल लॉ वाला भी बता दीजिए। बेटा मैं तो अभी इसमें से बहुत सारे आर्टिकल्स बता सकता हूं, है ना? मैं आपको आर्टिकल्स की संख्या तो पूरे की पूरे बता सकता हूं, पर मुसीबत यह है कि कौन सा छुड़वाना है, कौन सा लेस प्रायोरिटी का है, वो थोड़ा सा मुझे अधिकार ले लेने दो। आपको हो सकता है वो आर्टिकल याद हो, है ना? पर मतलब मेरा निवेदन ये है कि आपका ज्ञान जितना है मुझे उतना नहीं है। आप सबसे निवेदन है कि जो छोटा मोटा है केवल उतना सा आप याद कर लें। आर्टिकल नंबर 38 पर चलते हैं। स्टेट टू सिक्योर ए सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ स्टेट। मतलब एक प्रकार से ये समझिए कि आज देश में जितनी भी चीजें हो रही हैं, नेता नांगले जो भी कर रहे हैं, चाहे वो आपको लगता है कि भाई अपलिफ्टमेंट के नाम पर आप किसी को कुकर बट रहे हैं, चाहे किसी को सिलेंडर बट रहे हैं, चाहे किसी को गैस बट रही है, यानी कि एक प्रकार से समझिए कि
वेलफेयर ऑफ स्टेट करने के नाम पर, चाहे वो जमींदारी एक्ट का मतलब वो किया जा रहा है कि भाई खत्म करो, सब जमीनों को बराबर बांट दो, ये सब चीजें जो हैं आर्टिकल 38 से ही ओरिजिनेट होती हैं। यही नेताओं का वो है, मतलब धर्म है। क्लियर हो गया? आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 जो है ये मतलब समझिए कि भारत वालों ने आजादी के बाद जब संविधान भी बन गया उसके बाद अगर कोई चीज बनाने का प्रयास किया, मतलब कई बार तो लोग मजे लेते हैं इस बात के बारे में कि भाई देश में आजादी आ गई, आजादी के दौरान तो हमने सब कुछ बनवा लिया, अंग्रेज चले गए तो उसके बाद हमने खुद से जो बनाई चीज वो क्या थी? बोले पंचायत। आजादी के बाद जो सबसे बड़ा हमने इंस्टीट्यूशन विकसित किया ना, जो हमारी अपनी, भाई वैसे तो हमारा पूरा पूरा संविधान कहीं ना कहीं से कट कॉपी पेस्ट सा फीलिंग आती है ना, लेकिन जो हमने खुद से डिराइव किया कोई इंस्टीट्यूशन है वो हमने पंचायत से लिया। हाँ अमित, लास्ट में बेटा 5 मिनट का मैं दूंगा, आंसर राइटिंग टिप भी दूंगा, वेट करिए, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको आंसर राइटिंग टिप्स काम में आ रही हैं सबको? ठीक है, तो अभी बस इसके बाद में इस वाले पेज को याद कर लेते हैं, उसके बाद में आंसर राइटिंग टिप पर ही चलने वाले। रोज हम 5-7 मिनट का वो प्रैक्टिस जरूर करेंगे, है ना? तो हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत के बारे में बात कर लिया। अब है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये है यूसीसी, जिसको लेकर के आपने ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर सरकारों को काम करते हुए सुना है। दैट इज आर्टिकल नंबर 44। ठीक है, पंचायत देख लिया, ट्रिपल तलाक का मुद्दा देख लिया। 45, प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर। देखो ध्यान से समझना, ये वाला जो आर्टिकल है ना, ये शुरुआत में बेचारा ऐसा नहीं था, इसमें ही 6 से 14 साल के बच्चों की पढ़ाई के बारे में जिम्मेदारियां थी, लेकिन बाद में देश धीरे धीरे तरक्की किया, इस डीपीएसपी को यहां से उठा करके 21A बना दिया, और 21A इसको बनाए जाने के बाद से यहां पर जो है वो क्या कर दिया, इसको उठा करके 45 में बची हुई चीजें डाल दी गई। मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन तो यहां डाल दिया, और जो 6 से 14 वाली बात थी वो मूल अधिकार में ले गए। ठीक है, आर्टिकल 46, प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल इकोनॉमिकल इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन। यानी कि एक प्रकार से ऐसा समझिए कि आज अगर सरकार के द्वारा SC ST के लिए तमाम प्रकार की स्कीमें निकाली जाती हैं पढ़ाई के लिए, कि भाई उनको मुआवजा देना है, पढ़ने के लिए फ्री एजुकेशन देना है, फॉर्म पे फीस नहीं लेनी है, उनके रहने खाने की फीस फ्री करनी है, जो भी योजनाएं चलानी है तो वो यहां पर है। सौम्या ने पूछा क्या सर डीपीएसपी को FR बनाया जा सकता है? बच्चा, आपको मैंने कल, शायद आप मेरी क्लास में नहीं थी, मैंने आपसे एक लाइन बोली थी कि डीपीएसपी और कुछ नहीं अपितु भविष्य के FR हैं, यानी फ्यूचरिस्टिक फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी जिन्हें आप भविष्य में फंडामेंटल राइट बनाएंगे वहां यहां लिखे हुए हैं। जब आपके पास पैसा हो तो इन्हें मूल अधिकार बना देना, यानी कि लोग इनको ना मिलने पर सुप्रीम कोर्ट में आपकी शिकायत करने जा सके। आ गई बात समझ में? भाई कल को अगर ऐसा लगता है हमको कि पर हमको मिलने चाहिए थे लेकिन मिले नहीं, तो शिकायत करने आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकें, ये वो चीज है। ठीक है, आर्टिकल 50, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, इसके अंदर एक प्रकार से समझिए ये वो चीज है जो ये आश्वस्त करती है कि न्यायपालिका कार्यपालिका से, यानी जुडिशियरी एग्जीक्यूटिव से अलग कैसे है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 51, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यानी कि जो शांति और सुरक्षा है उसको बढ़ावा देने की जो बात है वो आर्टिकल नंबर 51 में की गई है। ठीक है, जिसके बारे में मैंने कल परसों भी आपको कहा था कि हम अंतरराष्ट्रीय संबंधों को अच्छे से रखें, तो वो हम इसी आर्टिकल के तहत है। और 51A, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये इसके अंदर दिया गया है। तो एक बार के लिए हम ट्राई करें, हमने कौन कौन से आर्टिकल इस पेज पर देख लिए? 38, 40, 40 के बाद में 44, 46, 50 और 51, 51A। ठीक है, हाँ, और 45 भी। बताइए,
38 में तो सारा की सारा अपलिफ्टमेंट हो गया, वेलफेयर हो गया। 40 के अंदर पंचायती हो गई। 44 देखो, दो लेटर बराबर बराबर से हैं, तो बराबर हैं तो यानी कॉमन है, यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म, ये कभी नहीं भूलोगे आप, यूनिफॉर्म सिविल कोड। 45 जिसको बड़ा करके क्या बना दिया गया, FR बना दिया गया, यानी 6 से कम विषय जो हैं उनको इसमें डाल दिया गया। अच्छा, 46 SC ST के लिए जो भी आपको ऑफर देने हैं वो सब इसमें डाल दिए गए। 50 के अंदर बिल्कुल सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है। 51 इंटरनेशनल पीस यानी IR के बारे में बात की गई, ठीक है। 51A जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनके बारे में बात करता है। एक बार के लिए थम्स अप करिए अगर आपको चीजें याद हो गई हों, ठीक है। चलिए, कि आपको फाउंडेशन रूप से, चाहे आप स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हो, विशेष रूप से SSC के विद्यार्थी इस बात को सुन लें, क्योंकि मैंने बहुत सारे YouTube प्लेटफॉर्म्स अच्छे से देख लिए। स्टैटिक जीके का फाउंडेशन लेवल पर जो भी नॉलेज है मार्केट में, वो कुछ एक किताबों को खोल खोल करके लोग यों की यों पन्ने पढ़ा के चले जाते हैं। आप में से अगर कोई पुराना विद्यार्थी है या फिर कोई मेरा पुराना साथी है, उससे जरा फीडबैक लीजिएगा कि सर का क्या अनुभव है पढ़ाने का। और क्योंकि बहुत लंबे समय से मैं जीके पढ़ाने से बच रहा था, क्योंकि पहले ही बहुत सारे काम खोल रखे थे, लेकिन विद्यार्थियों की बड़ी डिमांड को देखते हुए, क्योंकि SSC ने अब मेंस में भी जीके डाल दिया है, मतलब उसके अंदर भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के प्रश्न आने लगे हैं। SSC का मेंस का एग्जाम जो होने लगा है, इवन डिफेंस के एग्जामिनेशन में जीके का बहुत बड़ा रोल हो गया है, स्टेट PCS में बहुत बड़ा रोल, इवन UPSC के जो तैयारी करने वाले लोग हैं उनका भी फाउंडेशन मजबूत होना होता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस नए साल पर आपके लिए एक तोहफा प्लान कर दिया जाए, और ये तोहफा आप मुझे जरूर बताएं, क्योंकि मैं अब आपके साथ रिवील करने जा रहा हूं वो तोहफा जो कि अनअकैडमी की मदद से मैं आपके लिए लेकर आया हूं। उस पर अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा, क्योंकि मैं लेकर आ चुका हूं नए साल पर अपना जर्नल अवेयरनेस विद अंकित अवस्थी, एक डेडिकेटेड बैच। डेडिकेटेड बैच का मतलब अब आपको गोल के रूप में भी सेलेक्ट यही करना है, जर्नल अवेयरनेस बाय अंकित अवस्थी। नो UPSC, नो स्टेट PCS, नो SSC, कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना है। अनअकैडमी का लिंक मैंने पिन कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। नए साल से क्लासेस शुरू हो जाएंगी, दिन बचे हैं 3 नया साल शुरू होने में। अपने आप को रजिस्टर करा लीजिए, क्योंकि डेडिकेटेड 6 मंथ का बैच है और कीमत आपके सामने है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी डेडिकेटेडली मात्र 1999 में है। इसके लिए आप मेरा रेफरल कोड यदि अंकित 10 यूज कर लेते हैं, इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। तो आप मुझे बता दीजिए कि 4 सब्जेक्ट जो कि डिटेल में, क्योंकि आपको बताने के लिए मैं कई दिन से मैपिंग की क्लासेस का जो आह्वान कर रहा था कि मेरी मैपिंग की क्लासेस देख लीजिए, मेरी मैपिंग की क्लासेस देख लीजिए, उसके पीछे का बड़ा कारण यही था कि आप एक बार मैपिंग देख लें तो शुरू होने जा रहा है वर्ल्ड ज्योग्राफी नए साल में। अगर आप चाहते हैं अपने आप को बुक कराना, तो अनुभव के लेने के लिए, यानी कि ऐसी राइड करने के लिए फाउंडेशन बैच की जिसकी लंबे समय से दरकार थी, और यह दावा है यदि किसी विद्यार्थी ने इस कोर्स को कर लिया, ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, बहुत लंबे समय बाद, क्योंकि मैंने बीच में कई बार कोशिश की कि मैं कोर्स लेकर आऊं, हर बार रुक जाता था, क्योंकि मेरे को पढ़ाना था केवल जीके, और हर बार मैं आपके लिए ये लाइन बोलता था, ये भी ले लो, वो भी मिल जाएगा। मैंने कहा नहीं, एक अपना पर्सनल होना चाहिए, और वो फाइनली प्लेटफॉर्म ने इस बात को स्वीकार कर लिया और एक बहुत नॉमिनल कीमत में आपके लिए बैच अनाउंस कर दिया है। जिनको तैयारी करनी है हमारे साथ जुड़ जाइए और देखिए फिर कैसे अनुभव आपके साथ साझा करते हैं। अनुभवों को जोड़ने के लिए, और पुराने अनुभव अगर आपके साथ हैं तो उसे जरूर महसूस करिएगा, क्योंकि यहां पर हमने फीस बड़ी ही नॉमिनल रखी हो, लेकिन इसमें फाउंडेशन, चाहे वो विद्यार्थी UPSC की तैयारी कर रहा हो, जिसको NCERT फाउंडेशन तैयार करना हो, स्टैटिक जीके के रूप में चाहे वो SSC का विद्यार्थी हो या स्टेट PCS का हो, रेलवे का हो, डिफेंस का हो, जितने भी एग्जामिनेशन है ना, उनका 1 स्टॉप सॉल्यूशन देंगे। एक बार करके देखेंगे ना, तो आप अपने आप से, अगर ऑब्लाइज्ड विद इन 10 डेज में ये फील करने नहीं लग गए कि हाँ सर, हमारा सेलेक्ट, हमने ये जो कोर्स ऑप्ट किया है ये बहुत अच्छा था, तो फिर आप हमें बताइएगा। खैर फिलहाल के लिए इतना ही।
यूज माई रेफरल कोड अंकित 10, लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है, और जल्दी से जाइए और अभी अपने आप को उसके लिए ज्वाइन कर लीजिए। अपने आप को नए साल के लिए एक तोहफा दे दीजिए। मिलते हैं, धन्यवाद।